नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह सीटेट के पेडोलॉजी का छठा क्लास है और आज के क्लास में हम देखेंगे प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्यात्मक प्रावधान का दूसरा पार्ट। पहले पार्ट को मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दिया हुआ है जाकर देख सकते हैं। तो इससे पहले हम ये देखते हैं कि हमने किन किन चीज़ों को देख रखा था। तो एनसीएफ 2005 के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य में हमने देख रखा था राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा से पाठ्यक्रम तक। दूसरा हमने देखा था कि पाठ्यक्रम में विषयगत पद्धति, और तीसरा हमने देखा था कि पाठ्यक्रम से पाठ्य पुस्तकों तक। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने देख रखा था। आज जो हम देखने वाले हैं कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में किन किन चीज़ों को देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे शीर्षक, उसके बाद हम देखेंगे पाठ्य सामग्री का चुनाव एवं व्यवस्था, देन उसके बाद एकीकरण, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की रूपरेखाएं जो हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के शिक्षण अधिगम क्रियाएं क्यों आवश्यक है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। उसके साथ हम चर्चा करेंगे कि अलग अलग प्रकार के अधिगम शैलियों को क्यों प्रोत्साहन देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, और साथ ही साथ सामाजिक मुद्दों जैसे अगर कोई चैप्टर आ जाए तो उसका सामना क्लास में कैसे करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि पाठ्य पुस्तकों जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों उनमें शीर्षक के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो बेसिक तौर पे आप देखते होंगे कि जो पाठ्य पुस्तकों के लिए पाठ्य सामग्री का चयन एवं व्यवस्था का जो प्रकरणों पर एक कार्य तथा शिक्षण में अंतर्निहित विधियां सभी मिलाकर हर बच्चे के लिए ये अवसर जुटाते हैं कि हमारा पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए कि और वह उस बच्चे के बेसिक तौर पे इर्द गिर्द से ही जुड़ा हुआ पाठ्यक्रम हो, जिससे कि वह देख कर खोज कर छानबीन करके चीज़ों को समझ सके। तो बेसिक तौर पे आपने कक्षा 3, 4, 5 की अगर आसपास की पुस्तक पढ़ी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि जो पाठ्य पुस्तक की शीर्षकें हैं वो उनके इर्द गिर्द से ही जुड़ी हुई हैं। साथ ही साथ अपने इर्द गिर्द देखना पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया से जुड़े दृष्टिकोण की ओर इशारा करती है। इसमें यह माना गया है कि हमारे आसपास का पर्यावरण और अवलोकन अनुभव एवं जुड़ाव के लिए पर्याप्त क्षेत्र प्रदान करता है। जैसे मैंने बेसिक तौर पर बताया कि जो शीर्षक होना चाहिए वो बच्चों के आसपास के पर्यावरण से ही होना चाहिए। जैसे कि वर्षा, तो वर्षा हो रही है, या पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधों को बच्चे देख रहे हैं, या अपने अपने घर, या विभिन्न प्रकार की भोज्य सामग्री, तो जिससे वह रिलेट कर सकें और चीज़ों को आसानी से सीख सकें। तो ये इसके बारे में कि शीर्षक आपको ऐसा बनाना, तो ये बेसिक तौर पे शिक्षण चल रहा है कि आपसे पूछा जाए कि क्वेश्चन की प्राथमिक स्तर पे पाठ्य पुस्तक की शीर्षकें कैसी होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक का शीर्षक, तो आप क्या कहोगे कि बेसिक तौर पर पाठ्य पुस्तक का शीर्षक ऐसा होना चाहिए कि जो उनके इर्द गिर्द से जुड़ा हो। तो ये शीर्षकों से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला जो इसमें है कि पाठ्य सामग्री का चुनाव एवं व्यवस्था। तो पाठ्य सामग्री का चुनाव और व्यवस्था के बारे में, जैसे कि हमने शीर्षक विषय के बारे में बेसिक तौर पे पढ़ा, उसी प्रकार से पाठ्य सामग्री की चुनाव और व्यवस्था जो होता है वह कैसी होनी चाहिए। तो बेसिक तौर पे पहले क्या होता था कि पाठ्य सामग्री की चुनाव और व्यवस्था परंपरागत तरीके से होती थी कि जिस प्रकार से चली आ रही है उसी चीज़ों को हम शामिल कर दें। लेकिन आपने पता है कि एनसीएफ 2005 ने जो बेसिक तौर पर कि 6 थीम पे आधारित पाठ्य सामग्री के चुनाव की व्यवस्था करी। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि कक्षा 3 से 5 तक पाठ्यक्रम से आसपास जुड़े हुए प्रकरणों के इर्द गिर्द बुना गया है। यह प्रकरण विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा के आयामों को परिचित कराने का अवसर प्रदान करता है। जैसे कि जिसे हम लोग एकीकरण का नाम देते हैं। ठीक है, एकीकरण का नाम देते हैं कि एकीकृत स्वरूप से आसपास के रूप में हम विज्ञान भी पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान भी पढ़ते हैं और पर्यावरण शिक्षा भी पढ़ते हैं। तो इसके बारे में हमने अच्छा खासा चर्चा कर रखा है। अब आगे की बात है कि जैसा कि आप जानते हैं कि यह जो है 6 प्रकरणों में शामिल है। तो वह 6 प्रकरण कौन कौन से हैं? तो परिवार और मित्र, जिसके अंतर्गत 4 उप प्रकरण आते हैं, जिसमें संबंध, काम तथा खेल, जानवर एवं पौधे आते हैं। उसके बाद दूसरा जो है वह भोजन है, तीसरा जो है आपका आश्रय है, चौथा जो है जल है, पांचवा जो है यात्रा है, और छठवां जो है चीजें जो हम बनाते तथा करते हैं। तो बेसिक तौर पे आप कक्षा 3, 4, 5 का जो आसपास पढ़ोगे ना आप पुस्तक, तो उन सभी पाठ्य पुस्तकों में जो भी आपको पाठ्यक्रम मिलेंगे, ठीक है, वो सारे के सारे पाठ्यक्रमों का चुनाव इन्हीं 6 थीमों पर आधारित है। ठीक है, इन्हीं 6 थीमों पर आधारित है। अब जैसे कि आगे की हम अगर चर्चा करें तो हर एक प्रकरण में कई उप प्रकरण होते हैं जो कि पाठ्यक्रम में से प्रकरण के विभिन्न आयामों को छूते हैं। तो जैसा ही मैंने बताया कि अब जैसे आपको जो मैंने आपको बताया भोजन, ठीक है, तो भोजन में केवल हमें भोजन को ही नहीं पढ़ना है, भोजन में हमें पाचन को भी पढ़ना है, मानव शरीर को भी ध्यान दे देना है।
ठीक है, मानव शरीर या मानव अंग को कह सकते हो। तो ये क्या है, भोजन तो हो गया आपका थीम प्रकरण, लेकिन इसके अंतर्गत पाचन, मानव शरीर, इन सारी गतिविधियों को पढ़ना है। ठीक है, अगर अगले की हम बात करें, ठीक है, अगर हम आवास की बात करें तो आवास में हमें केवल आवास नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जिस प्रकार की, जैसे कि जहाँ पे बहुत अधिक वर्षा होती है वहाँ पे कैसे घर पाए जाते हैं, बांस के घर पाए जाते हैं। तो बांस का घर क्या हो गया, आवास। लेकिन इसके साथ साथ वहाँ के क्लाइमेट के बारे में भी हम ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, कि यहाँ पे जहाँ पे बहुत अधिक गर्मी पड़ेगी वहाँ पे कैसे मिट्टी के घर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इससे हम क्लाइमेट के बारे में, तो ये आपका क्लाइमेट क्या है, उप प्रकरण के अंतर्गत, आवास में ही उप प्रकरण आ जाता है। आवास में ही बेसिक तौर पर हम लोग विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं को पढ़ लेते हैं। तो यही कह रहा है कि हर एक प्रकरण में कई उपकरण होते हैं जो पाठ्यक्रम से प्रकरण के विभिन्न आयामों को छूते हैं। अगला है कि बेसिक तौर पे यहाँ पे कहा गया है कि इनकी व्यवस्था चक्रीय एवं प्रगतिशील तरीके से एकीकरण पर जोर देते हुए की जाती है। अब जैसे कि मैंने बताया कि हमें पढ़ना है आवास, ठीक है, आवास के बारे में पढ़ना है। तो आवास में हम पढ़ रहे हैं बांस के घर। तो अब यहाँ पे आवास में आ रहा है बांस के घर, लेकिन बांस के घर क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है, असम वाले क्षेत्रों में अधिक मात्रा में वर्षा होती है। तो ये एक दूसरे से क्या है, चक्रीय प्रक्रम से जुड़े हुए हैं। अब जैसे मैंने बताया भोजन, ठीक है, तो भोजन के बारे में पढ़ाना है, तो हम भोजन के रूप में विभिन्न प्रकार की चीजों को देखते हैं, लेकिन चक्रीय प्रकरण के भोजन हमारे शरीर में जाता है, शरीर से ऊर्जा मिलती है, और शरीर से ऊर्जा मिलती है तो हमारा शारीर कार्य करता है, और फिर इस भोजन का क्या करता है, उत्पादन करता है। तो इस प्रकार से एक दूसरे से सभी एक चक्रीय प्रकरण में जुड़े हैं। और एकीकरण क्या है, तो भोजन केवल और केवल जो है इन्वायरमेंट का विषय नहीं है। भोजन को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आप साइंस को भी पढ़ेंगे, सामाजिक विज्ञान भी पढ़ेंगे, कृषि भी पढ़ेंगे, और साथ साथ अपने आसपास के इन्वायरमेंट को। अब भोजन में जैसे आसपास के इन्वायरमेंट कैसा है, जैसे कि मैंने आपको पिछले सेशन में बता रखा है कि आप पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो वहाँ पे अधिक मात्रा में चावल का उत्पादन होता है, और आसानी से क्या होता है, मछली का उत्पादन भी होता है। तो जिसके कारण पश्चिम बंगाल में बेसिक तौर पर मछली भात लोग खाते हैं। लेकिन हम जिस उत्तर भारत में रहते हैं, हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो यहाँ पे चावल और गेहूं का उत्पादन समान मात्रा में होता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बेसिक तौर पर जितनी मात्रा में चावल खाते हैं उतने मात्रा में गेहूं या रोटी भी खा लेते हैं। तो यहाँ पे एकीकरण पे जोर देने का मतलब क्या है कि भोजन जो है अलग अलग सब्जेक्टों में आ सकता है, लेकिन शुरुआती दौर में हमें क्या करना है, इसे एकीकृत रूप से पढ़ाना है। तो ये सारी आपको होते हैं कि पाठ्य सामग्रियों के चुनाव की व्यवस्था किस आधार पर की गई। तो इसके लिए एनसीईआरटी 2005 ने 6 प्रकार की थीमों का प्रावधान किया गया, और उन थीमों के अंतर्गत कई सारे उप प्रकरण भी जुड़े होते हैं, और उन्हीं के आधार पर पाठ्य सामग्रियों का चुनाव किया जाता है। अब यहाँ पे कि उसी के अंतर्गत पाठ्य अध्ययन के पाठ्य पुस्तकों के अंतर्गत आता है एकीकरण। इसके बारे में हमने बहुत पहले ही अच्छे से चर्चा कर रखा है। आपसे बस इतना ध्यान रखना है इस सेशन में, बस आपको बताऊं कि किस एनसीईआरटी के तहत एकीकृत अध्ययन को जोड़ा गया था। तो एनसीईआरटी 2000 के अंतर्गत एकीकृत को जोड़ा गया था, एकीकरण को जोड़ा गया था, जिसके अंतर्गत हम बेसिक तौर पर विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और बेसिक तौर पे पर्यावरण जैसे मुद्दों को हम क्या करते हैं, एक साथ मिलाकर, ठीक है, एक ही पाठ्य पुस्तक आसपास के नाम से आता है, उसमें हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे जो बेसिक तौर पे पूछा जाएगा कि एकीकरण को किस एनसीईआरटी के तहत देखा गया, तो यहाँ पर रखा गया, तो एनसीईआरटी 2000 के अंतर्गत रखा गया। इसके बारे में हम लोगों ने बहुत पहले भी अच्छे से चर्चा कर रखा है। अब यहाँ पे आता है कि अगला है आपका कि विभिन्न प्रकार की रूपरेखा। तो विभिन्न प्रकार की रूपरेखा में हम चर्चा करते हैं। तो पाठ्यक्रम की विषयक व्यवस्थाओं पाठों की कई प्रकार की रूपरेखाओं का प्रयोग के लिए अवसर प्रदान करती हैं। जैसे इसमें किस्से, कहानियाँ, ठीक है, यहाँ पे कहानियाँ हैं, किस्से है, साक्षात्कार है, डायरी है, समाचार की रिपोर्ट है, कविताएं हैं, चर्चा इत्यादि। तो बेसिक तौर पे क्या होता है ना कि ये एक रास्ता को, जैसे कि हम लोग रोज क्या करें, दाल चावल खाएं, रोज दाल चावल खाएं, या रोज हम पनीर खाएं। तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम पनीर खाते खाते क्या हो जाएंगे, उब जाएंगे, फिर उसके बाद हमें पनीर खाने का मन नहीं करेगा। या आपका जो भी फेवरेट व्यंजन है, ठीक है, जिसको भी आप खाना पसंद करते हो, उसको आप कंटिन्यू खाओ, ठीक है, लगातार 1-2 महीने तक खाओ। तो एक दिन ऐसा आएगा कि अब उस व्यंजन की तरफ आप मुंह उठाकर नहीं देखो, उसे खाने का मन नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको क्या होता है कि एक दिन आप पनीर खा लो, एक दिन सादा भोजन खा लो, एक दिन, ठीक है, साग सब्जी खा लो, एक दिन दाल चावल खा लो। तो इस प्रकार से आपका क्या होता है कि जो एक रास्ता होती है वो टूट जाती है, और हर दिन नए नए भोजन का जो आपका
चुना होता है तो इससे किसी भी भोजन से आपका मन नहीं भरता है। अब उसी प्रकार से कि हम पाठ्यक्रम में क्या करें, केवल और केवल कहानियां शामिल करते हैं तो बच्चे कहानी सुनते उब जाएंगे, या केवल और केवल साक्षात्कार को शामिल कर दें तो उससे भी उब जाएंगे, या केवल और केवल डायरी को शामिल कर दें या समाचार रिपोर्ट या कविताओं को शामिल कर दें तो उन चीज़ों से क्या होते हैं, बच्चे उब जाते हैं। तो इसलिए बेसिक तौर पर इसमें क्या कहा गया कि इसमें जो बेसिक तौर पर होता है कि विभिन्न प्रकार के अवसरों को, ठीक है, प्रदान किया जाएगा, जिसमें क्या होगा कि पहले कहानी, कविता, फिर उसके बाद डायरी, फिर समाचार की रिपोर्ट। तो इस पे भी विशेष तौर पे क्या किया गया है, ध्यान दिया गया है। आगे की विषय वस्तु के विभिन्न स्रोतों तथा कई प्रकार की रूपरेखाएं जिनसे वे विषय वस्तु पेश किया जाता है। बच्चों की जिज्ञासा, उच्चारण, जैसे अब बेसिक तौर पे है कि कहानियां जब सुनाएंगे तो जिज्ञासा होगा, और कहानियों को सुनाने के लिए कि पहले हम क्या करेंगे कि पहले ठीक है तुम कहानी से, बेसिक तौर पे प्राथमिक स्तर पे होता है कि बच्चों का उच्चारण सही प्रकार से हो, तो आज चलो कहानी है तो हम क्या करेंगे, पहले तुम पढ़ो फिर इसके बाद हम तुमको सुनाएंगे। तो हमने बच्चों को किताब पढ़ने के लिए दे दिया तो उनसे क्या हो गया कि वो कहानी को कह रहे हैं, तो जिससे उनका उच्चारण सही रूप से हो रहा है। समानुभूति का मतलब क्या होता है कि इस प्रकार से हम अलग अलग बच्चों को, जैसे कि अभी पहले बच्चा ए ने पढ़ा, ठीक है, थोड़ा सा एक पैराग्राफ बच्चा ए ने पढ़ लिया, फिर उसके बाद बच्चा बी ने पढ़ा, फिर सी ने पढ़ा, तो इससे क्या होगा कि किसी बच्चे को ये नहीं लगेगा कि पार्टिकुलर किसी एक बच्चे पर शिक्षक ध्यान दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि सहानुभूति का प्रयोग। अब उसके बाद उसी में क्या होता है, खोज एवं छानबीन करके मुक्त अभिव्यक्ति के लिए काफी क्षेत्र प्रदान करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि पाठ्य पुस्तकों में करके देखे दिया रहता है, तो जब हम सुनाते हैं उसके बाद बच्चे भी उसको पढ़ते हैं तो उसके बाद उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है, और जब जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो कुछ चीजें हमसे पूछते हैं और कुछ चीजों को खुद से क्या करते हैं, खोज करते हैं, छानबीन करते हैं, और जिससे कि अधिगम और क्या हो जाता है, प्रभावी हो जाता है। आगे की ओर अगर बढ़ें तो इसी में विभिन्न प्रकार की रूपरेखा में, जैसे कि कुछ उदाहरण, अब जैसे कि वास्तविक मतलब कि यहाँ पे कहा गया है कि वास्तविक लोग तथा उनके वास्तविक अनुभवों पे आधारित पाठ पाएं। यहाँ पे लोग नहीं होगा, लोग होगा, वास्तविक लोग। तो अगर आपने आसपास की पुस्तक पढ़ा होगा, यहाँ पे मैंने पाठों को शामिल इसलिए किया है क्योंकि मैंने बेसिक तौर पे सीटेट के एग्जाम को देखा है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे कि अनीता की मधुमक्खियां किस क्लास का है, ठीक है, तो इसीलिए तो वास्तविक लोग, तो यहाँ पे अनीता की मधुमक्खी है, बेसिक तौर पर आपके बिहार की कहानी है, ठीक है, बिहार की एक लड़की अनीता कुशवाहा, उसकी कहानी है। तो क्या है कि यह रियल कहानी है और उनके अनुभव पे आधारित इसको शामिल किया गया है। ये फौजी वहीदा रहमान है जो कि जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं, और यह पहली महिला है जो पूरे परेड की, भारत की पहली महिला है जो पूरे परेड की कमान को संभालती हैं। तो इस प्रकार से कक्षा 4 में आप पढ़ेंगे तो वास्तविक लोग तथा उनके वास्तविक अनुभवों पे। अच्छा, कक्षा 5 में जो दिया गया है तो अनीता अंतरिक्ष में सुनीता, ठीक है, और किसके जंगल, ये सारी की सारी चीजें वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। तो ये क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की रूपरेखा की कुछ ऐसी चीजें हम शामिल करें जो लोगों के वास्तविक घटनाओं पर आधारित हो कि बच्चे उनसे वास्तव में देखकर प्रेरणा, बच्चे उनको अपना प्रेरणा स्रोत माने। आगे की अगर बात करें तो इसी में है कि बेसिक तौर पर वास्तविक घटनाओं तथा भारतीय कहानियों पर आधारित, ठीक है, वास्तविक घटनाओं तथा भारतीय कहानी, मतलब सॉरी यहाँ पर कि वास्तविक घटनाओं तथा वास्तविक कहानियां होंगी, वास्तविक कहानियों पर आधारित। तो अब जैसे आपने कर्दम मालेश्वरी का नाम सुना होगा, तो कक्षा 4 का एक पार्ट है हू तू तू, जिसमें कर्दम मालेश्वरी के बारे में बेसिक तौर पे कहा गया है, और उसी प्रकार से कक्षा 5 का पार्ट है जिसमें कहा गया फादली दीवार। तो यहाँ पे लैंगिक असमानता जैसी जो दीवार है, लैंगिक असमानता जैसी दीवार को फादने के लिए कहा गया है कि मतलब कि लड़का ये काम कर सकता है, लड़की ये काम नहीं कर सकती है। तो उस प्रकार की चीजों में कि यहाँ पे लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है, बस उन्हें क्या होगा, मौका मिलना चाहिए। तो ये क्या है, वास्तविक घटनाओं तथा वास्तविक कहानियों पर आधारित चीजों को भी शामिल किया गया है। और आगे की अगर बात करें तो वास्तविक स्थानों पर आधारित पाठ, ठीक है, जैसे कि कक्षा 4 में विद्यालय जाना, मतलब पाठ 1 है कि विद्यालय जाना। तो विद्यालय जाने में हमें किन किन गतिविधियों का, उसी प्रकार से ओमना का सफर, एक लड़की है जो गुजरात में रहने वाली है और उसके नानी का गांव कहाँ पे, केरल में है। तो ये गुजरात से जो केरल की ओर जाती है तो उस सारी चीजें अपनी डायरी में लिखते हैं। तो ये क्या है, वास्तविक स्थानों पर जहां जहां पर जाती है वहां पे रंग, वहां का कपड़े, वहां के भोजन के बारे में चर्चा करती है। फूलों की घाटी, बेसिक तौर पर यहाँ पे उत्तराखंड के बारे में चर्चा किया गया है कि यह फूलों की घाटी पोचमपल्ली जो है वह आपके तेलंगाना राज्य की है, तेलंगाना राज्य की एक जिला है पोचमपल्ली, और वहां पे ये एक कढ़ाई बुनाई सुनाई, इसके सिलाई, उसके बारे में बेसिक तो साड़ी पे जो कढ़ाई की जाती है उसके बारे में यहाँ पे कहानी दी गई है कि एक स्थान है। और उसी प्रकार से कक्षा 5 का एक दीवारें कहानियां सुनाती हैं, और साथ ही साथ बसेरा ऊंचाइयों पर, जिसमें बेसिक तौर पे एक मुंबई का रहने वाला व्यक्ति, ठीक है, पहाड़ों से दिल्ली जाता है, दिल्ली से फिर पहाड़ों पे जम्मू कश्मीर तक जाता है। तो क्या वास्तविक स्थानों पे कि वहां पे अपने अनुभव को साझा करता है, इसके बारे में ये चीजें आपकी शामिल की गई हैं।
अब बेसिक तौर पे अगर आपसे कहा जाए तो इन पाठों के बारे में कि ये पाठ इस बात को सीखने का अवसर प्रदान करते हैं कि लोगों को असामान्य एवं चुनौतीपूर्ण कार्य तथा धंधे अपनाने के लिए क्यों प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे कि ये सारी जो चीजें हैं ना, ये सारे के सारे लोगों के लिए ऐसा नहीं था कि चीजें आसान थी। जब इन चैप्टरों को आप पढ़ेंगे या पढ़े होंगे तो ऐसा नहीं कि ये सारी चीजें बड़ी आसान थी। इन सारी चीजों के लिए काफी चुनौतियां उत्पन्न हुई और साथ ही साथ ये पाठ जो है भूगोल एवं इतिहास के दृष्टिकोण सामने लाने व अच्छे अवसर प्रदान करते हैं। इससे पर्यावरण अध्ययन में विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के आयामों का सम्मिश्रण करने की आवश्यकता अवधारणाओं को मजबूती मिलती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप जिस इसमें पढ़ेंगे तो केवल पर्यावरण नहीं, इसमें आप विज्ञान को भी पढ़ सकते हैं, इतिहास को भी पढ़ सकते हैं, भूगोल को भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि बसेरा ऊंचाइयों पर, तो यहाँ पे पहले मुंबई से दिल्ली जाता है, दिल्ली से हिमाचल प्रदेश जाता है, हिमाचल प्रदेश से फिर जम्मू कश्मीर जाता है। तो यहाँ के भौगोलिक स्थितियों और साथ ही साथ यहाँ के इतिहास के बारे में वर्णन करता है। तो इसके बारे में बेसिक तौर पे इन पाठों को इस प्रकार से शामिल किया गया है कि बेसिक तौर पे कि हम जो भी आसपास की पाठ्य पुस्तक में जो भी चैप्टर शामिल करें उससे रियलिस्टिक एक मतलब कि वास्तविकता का बच्चों को नॉलेज हो और वास्तविकता से जो चीजें सीखी जाती है, अपने अनुभव से जो सीखी जाती है वो लंबे समय तक रहती है। तो बेसिक तौर पर यहाँ पे रटने से बचने के लिए वास्तविक चीजों को यहाँ पर शामिल किया गया है। अब अगला जो है आपका कि विभिन्न प्रकार के शिक्षण या शिक्षा अधिगम की जो क्रियाएं या शिक्षण अधिगम की जो क्रियाएं, तो बेसिक तौर पे यहाँ पे कहा गया है कि जो शिक्षण अधिगम की क्रियाएं वह अनुभव पर आधारित अधिगम की प्रक्रिया का आवश्यक अंग करके सीखना या क्रिया पद्धति। बेसिक तौर पे जैसे मैंने बताया ना कि जो चीजें हम करके सीखते हैं वो लंबे समय तक होता है। तो यहाँ पे बेसिक तौर पे एनसीएफ 2005 जो होता है वह चीजों को रटने से क्या करता है, तो उत्साहित करता है करके सीखने पर, ठीक है, करके सीखने को बढ़ावा देता है। अब अगला जो है यहाँ पर कि इस प्रकार का अधिगम बच्चों के लिए बहुत मजेदार होता है तथा शिक्षक भी इस तरीके से पढ़ाकर आनंदित होता है। जैसे अब मुझे किसी चीज को, जैसे बच्चों को गिनती सिखाना है तो गिनती के लिए हम किसी खेल का स्वरूप ले सकते हैं या किसी चीजों के बारे में सिखाना है तो इसी के लिए बेसिक तौर पे जैसे कि पहेलियां हो गया, ठीक है, तो हम पहेलियों के बारे में, ठीक है, इससे क्या होता है बच्चों की जिज्ञासा उत्पन्न होती है और साथ ही साथ बड़े आनंदमय तरीके से चीजों को सीख जाते हैं। तो इसलिए पहेलियों को शामिल किया गया है। खेल के बारे में बात करें, जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम बताते हैं कि हम लोग बचपन में थे और किसी भी पेड़ पौधों का हमने रट के नाम नहीं याद किया, क्योंकि हम लोग ऐसा गेम खेलते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि बचपन में अगर आप बेसिक तौर पर उत्तर भारत से हो तो अभी भी लोग क्या करते हैं, एक गेम होता है जिसको हम कहते हैं कौवा उड़ खेलेंगे, कौवा उड़ खेलेंगे। इसमें क्या होता है कि हथेली पे एक व्यक्ति हाथ रखता है, फिर कहता है कौवा उड़, ठीक है, बाज उड़, तितली उड़। तो इस प्रकार से जब हम गेम खेलते हैं ना तो इस प्रकार के गेम में हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को रियलिस्टिक रूप से पहले तो यहाँ पे नाम सुने, फिर उसके बाद उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार से हम लोग बचपन में जो थे उसमें क्या थे कि हम लोग सजीव या निर्जीव खेलते थे। एक गेम हुआ करता था सजीव या निर्जीव। सजीव या निर्जीव गेम में क्या होता था कि आपको पौधे को पकड़ना होता था और जो व्यक्ति पौधे को नहीं पकड़ा होता था तो एक दूसरा व्यक्ति उसको जब जो बेसिक तौर पे इसमें जो हम कहते हैं ना चोर होता था उसको पकड़ लेता था, तो फिर उसके बाद गेम को वो आगे बढ़ाता था। तो जैसे ही इस खेल में हम किसी पेड़ को पकड़ते थे तो उसको हम क्या करते थे, देख के अनुभव करते थे, अच्छा ये आम का पेड़ है या अमरूद का पेड़ है या शीशम का पेड़ है। तो हम खेल खेल में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को सीख गए। तो यहाँ पे खेल साथ ही साथ कला कि उन पेड़ों को जब हम देखें तो आपको अपने जैसे बनाने का मतलब कला के जरिए मानचित्र पढ़ना योग प्रयोग इत्यादि। तो ये विभिन्न प्रकार के शिक्षण अधिगम क्रियाएं हैं जिससे कि बच्चों का अच्छे से चीजों को सीख सकते हैं और लंबे समय तक मतलब रटने से बचते हैं और करके चीजों को सीखते हैं। अगला जो है कि अलग प्रकार की अधिगम शैलियों को प्रोत्साहित करना। तो अभी इसमें बेसिक तौर पे क्या है कि विभिन्न प्रकार की क्रियाएं एवं अभ्यास जो होता है बहुमुखी समझ को पोषण देने में सहायता करते हैं। अब जैसे बहुमुखी मतलब यहाँ पे अभ्यास के बारे में बेसिक तौर पे बातें कर रहे हैं, तो हम अगर अलग अलग रूप से किसी कार्य को करते हैं, अब जैसे कि बहुमुखी समझ गए, जैसे अगर आप किसी क्लास में पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे अगर 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चे जरूरी नहीं कि किसी एक ही सिद्धांत से चीज़ों को सीख जाएं। हो सकता है कि 30 में से 15 बच्चे ऐसे हों जिनके लिए हमें अलग अलग क्रियाओं कर को समझाने की आवश्यकता होती है। यही क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की क्रियाएँ एवं अभ्यास बहुमुखी समझ को क्या करते हैं, पोषण करने में सहायता करते हैं। साथ ही साथ कि पाठों में दिए गए कई अभ्यास एवं क्रियाकलाप चित्रकला तथा अभिनय कला, कल्पना एवं लिखित एवं मौखिक रचनाएं अभिव्यक्ति को बढ़ावा देती हैं जिससे कि कला तथा नाटक की कक्षाओं में सम्मिलित किया जा सकता है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप किसी व्यक्ति को किसी एक ही, कोई व्यक्ति क्या होता है कि कहानियों के जरिए चीज़ों को सीख लेता है, तो कोई व्यक्ति पहेलियों के जरिए अच्छे से सीख पाता है, तो कोई व्यक्ति तेज से पढ़कर, कोई लड़का तेज से सोच करके मतलब पढ़ के चीज़ों को सीखता है, तो कोई व्यक्ति अपने मन में चीज़ों को पढ़ के सीख लेता है, तो कोई व्यक्ति खेल के जरिए चीज़ों को सीखता है।
है, तो यहाँ पे क्या है कि जरूरी नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को केवल एक ही रूप में पढ़ाएं, अलग अलग अधिगम शैलियों को कि जो बच्चा जिस प्रकार से समझ रहा है उससे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जिससे कि आपका क्लास ठीक है अच्छे से सारे बच्चे समझ पाएंगे। तो यहाँ पे आगे की जो चीज़ें हैं जैसे कि कक्षा 3 में चेहरे तथा भाव का चित्रण के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। उसके बाद कक्षा 4 में कल्पना तथा अभिनय करना पे चर्चा किया गया और कक्षा 5 में कल्पना परिरूपण के ऊपर चर्चा किया गया है। अब यहाँ पे जो सबसे टफ होता है कि सामाजिक मुद्दों का सामना करना, तो अब यहाँ पे कि बेसिक तौर पे ये हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि पर्यावरण के बारे में शिक्षा प्राकृतिक एवं वैज्ञानिक घटनाएं एवं प्रक्रियाओं को समझने से कुछ अधिक है। तो बेसिक तौर पे ये जरूरी नहीं है कि जो प्राकृतिक घटनाएं या वैज्ञानिक घटनाएं उनको आसानी से बच्चे समझ लें, वो उनसे क्या होता है कुछ अधिक होती है कि सामान्य रूप से उनको चीज़ों को समझ नहीं सकते हैं। जैसे कि पर्यावरण अध्ययन बच्चों को वास्तविक दुनिया, प्राकृतिक एवं सामाजिक जिसमें हम रहते हैं से परिचित करवाने की प्रक्रिया है, ताकि वह पर्यावरणीय समस्याओं और मुद्दों को जान पाएं, उनका विश्लेषण करें, मूल्यांकन करें तथा अर्थ निकालें तथा सकारात्मक पर्यावरणीय क्रियाओं को व्यक्तिगत तथा सामूहिक तौर पर आगे लेकर आएं। जैसे अगर हम कुछ उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करें तो कक्षा 3 का जो पार्ट 6 है चखने से पचने तक, तो इसमें क्या है कि हम खाने को खाते हैं तो किस प्रकार से हमें उसका स्वाद मिलता है और किस प्रकार से उसका पाचन होता है। तो इसमें हम क्या है कि सामाजिक मुद्दों को भी कि किस परिक्षेत्र में रहकर हमें किन किन चीज़ों को भोजन मिलते हैं, और पचने में क्या है आपका विज्ञान है। साथ ही साथ कक्षा 4 का जो अध्याय एक दुनिया मेरी मुट्ठी में, और उसके बाद कक्षा 5 का जो अध्याय 16 है कौन करेगा यह काम, और जाए तो जाए कहाँ। तो ये जो है सामाजिक जाए तो जाए कहाँ में कि आप पढ़ेंगे तो एक व्यक्ति है उसके कि मतलब कि उसको कई जगहों से अपने घर को छोड़ना पड़ता है, तो उसके बाद वो कहता है कि इतनी बड़ी दुनिया है, ठीक है, और इसमें मुझे रहने के लिए एक छोटा सा घर नहीं मिल रहा है, कौन करेगा यह काम। तो बेसिक तौर पे इसमें महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम के बारे में जिक्र किया गया है, और इसमें बेसिक तौर पे कहा गया है कि एक जो बच्चा है वो हर एक प्रकार का कार्य कर सकता है, ठीक है, उसको इस प्रकार से हम बनाएं। तो यहाँ पर एक जो सामाजिक मुद्दों का सामना करना सिखाना चाहिए। अब जैसे इसी के बारे में बेसिक तौर पे कि ऐसी बातों को पढ़ाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कुछ विद्यार्थी ऐसे हो सकते हैं जो कुछ प्रथाओं से जुड़े हैं तथा वह पाठ या कहानी से अलग प्रकार से जुड़ेंगे। हर कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो धार्मिक, सामाजिक, लिंग तथा व्यक्तिगत भिन्नताओं से प्रभावित होंगे। एक शिक्षक होने के नाते जबकि हमें इन परिस्थितियों का पता होते हुए भी हमें यह महसूस हो सकता है कि यह पाठ्यक्रम या कक्षा शिक्षण की परिधि में नहीं आता है। यह महत्वपूर्ण है कि इन मुद्दों को नज़रअंदाज न किया जाए या उन प्रश्नों को जो पाठ में से निकलते हैं, लेकिन यह उतना ही महत्वपूर्ण है कि इन मुद्दों को अपनी कक्षा में के विद्यार्थी के अनुभव के अनुसार संवेदनशीलता से निपटाएं। अब जैसे कि लैंगिक असमानता की बात आई तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हमारे क्लास में लड़के लड़कियां हैं तो लैंगिक असमानता को हमें से एक संवेदनशील में उठता है, तो ऐसा नहीं कि इसको छोड़कर हम निकल जाएं, ठीक है। इन्हें पढ़ाना है, अच्छे से पढ़ाना है कि ये लैंगिक असमानता उनकी क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। जैसे जातिगत भेदभाव है तो हमें पता है कि हमारे क्लास में विभिन्न जाति धर्म के लड़के हैं, तो अब ऐसा नहीं कि उसको हम पढ़ाएंगे तो वो हाइपर, मुझे जाहिर सी बात है कि थोड़े हाइपर होंगे, लेकिन इतनी संवेदनशीलता से पढ़ाना है कि वो हाइपर ना हो और चीजों को आसानी से समझ जाएं। तो इसके बारे में बेसिक तौर पे यहां पर चर्चा की गई है। तो बेसिक तौर पे अब यहाँ पे हो गया आपका कि हमने ये जो पढ़ा था तो इसका दूसरा पार्ट था। अगले वाले जो पार्ट 3 में हम देखेंगे उसमें देखेंगे पाठ्य पुस्तक के दायरे से बाहर निकलना, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने में चुनौतियाँ क्या क्या आती हैं। तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अगर चीज़ें पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम चलाते हैं तो टेलीग्राम में एजुकेशन हब बाय अमन सर को सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।